हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में। मैं हूं शिवांशु कमल नामदेव और हम यहां पर बात कर रहे हैं पौधों में प्रजनन के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन क्या होता है, पौधों में प्रजनन क्या होता है, इसकी मूल अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है या इसके पीछे क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। अब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं जो पौधों में अलग अलग तरह के जनन अंग होंगे, चाहे वो नर हों या मादा हों, मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे। उनसे क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं और वो आगे चलकर किस तरह से एक नए जीव का निर्माण करते हैं टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे अभी तक हम बात कर चुके थे प्रजनन के बारे में। 3 चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहला था कि प्रजनन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ऐसी चीज़ें जो फर्टिलाइजेशन होने के पहले होती हैं। मतलब जैसे कि जो जनन अंग है उनका विकास या जो गैमीट हैं उनका फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण और युग्मक स्थानांतरण। फिर इसके बाद बात आती है फर्टिलाइजेशन की, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। हमने बात की थी कि यहाँ पर दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरे निषेचन में जब युग्मक, दोनों नर और मादा युग्मक आकर मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है अगर जैसे निषेचन हो चुका है तो इसके बाद उसका विकास होगा और एक वो नए जीव का निर्माण करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और वो आगे आकर सीड के फॉर्म में जर्मिनेट होता है जमीन पर और एक नए पौधे को जन्म देता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं निषेचन पूर्व संरचनाओं के बारे में और घटनाओं के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कि अभी निषेचन हुआ नहीं है, मेल और फीमेल गैमीट आकर मिले नहीं हैं, उससे पहले प्लांट्स में क्या क्या चीजें होंगी। तो यहाँ पर 2 चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्लांट्स में क्या कहलाता है या फ्लावर में क्या कहलाता है, स्टेमेन, इसे हम कहते हैं पुंकेसर, इसको कहा जाता है, जो कि पुष्प का नर जनन अंग होता है। जब हमने पुष्प की संरचना के बारे में बात की थी तब हमने ये देखा था कि वहां पर एक आवश्यक जो वर्ल होता है ना, इंपॉर्टेंट और एसेंशियल वर्ल के फॉर्म में पुंकेसर मतलब एंड्रोसियम, नर जनन अंग उपस्थित होता है। हो सकता है कि किसी फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से साथ में हो और हो सकता है कि कहीं पर अलग अलग हो, दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। तो पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर जनन अंग है। और जैसा कि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये 2 महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं यहाँ पर, सबसे पहला होता है परागकोश, जिसे कहा जाता है एंथर, और दूसरा होता है पतला ब्रंत सदृश तंतु, जिसे कहा जाता है फिलामेंट। इन दोनों की संरचनाओं से मिलकर क्या बनता है, पुंकेसर बनता है। एक पुष्प में बहुत सारे स्टेमेन हो सकते हैं, 2 स्टेमेन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सिंगल हो सकता है, मतलब अलग अलग ये स्ट्रक्चर हो सकती हैं, 2 से लेकर कितने भी ये हो सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पुंकेसर की स्ट्रक्चर या स्टेमिन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ क्या है, एंथर है, जिसे कहा जाता है परागकोश। परागकोश का मतलब क्या है, एक ऐसी संरचना जिसके अंदर परागों का निर्माण होता है, जहां पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन ही आगे चलकर क्या बनाते हैं, नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो पराग कणों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन प्रोवाइड कराता है, एंथर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। फिर इसके बाद बात आती है क्या की, फिलामेंट की। फिलामेंट जो कि एंथर को पुष्प के साथ जोड़ता है, या कह सकते हो परागकोश को पुष्प के साथ जोड़ता है। फिलामेंट, ये जो आप नीचे पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है, फिलामेंट। और ये नीचे जाके कहाँ जुड़ जाती है, पुष्प के आधार से जुड़ जाती है। पुष्प का आधार जिसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। तो इस तरह से जो एक स्टेमेन है वो 2 तरह के भागों से मिलकर बना होता है, एक है परागकोश और दूसरा है क्या, तंतु, जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। एंथर्स एंड फिलामेंट्स आर द यूनिट्स ऑफ स्टेमेन। ठीक, तो यहाँ पर आप एंथर देख रहे हैं और ये एंथर क्या करेगा, आगे जाके पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कह सकते हैं कि इस पुंकेसर में भी जो परागकोश है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसके बाद फिलामेंट। अब एक चीज और कि जो फिलामेंट है वो इस एंथर को फ्लावर के साथ जोड़ता है नीचे से। ठीक है, यहां पर एक और स्ट्रक्चर होती है जो कि एंथर और फिलामेंट को जोड़ती है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहा जाता है, या हिंदी में हम इसे कहें तो क्या कहेंगे, इसे हम संयोजी कहते हैं।
तो कहीं कहीं पर आपको ये चीज मिल सकती है कि जो ये पुंकेसर है या जो स्टेमिन है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है परागकोश, दूसरा है तंतु और तीसरा संयोजी, या कह सकते हैं एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। ठीक है, तो अब यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं ये एंथर बना हुआ है। हमने क्या किया है, ये ऊपर वाले पार्ट को हमने कट कर दिया है ताकि हम समझ सकें कि अंदर की तरफ क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमने इस एंथर को बीच में से इस तरह से कट किया हुआ है। तो आपको क्या देखा, अंदर की स्ट्रक्चर्स ये दिख रही हैं। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहां पर चारों कोनों पर छोटी छोटी संरचनाएं बनी हुई हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पोलन सैक कहा जाता है। पोलन सैक, जिनके अंदर बहुत सारे परागकण निर्मित होते हैं। ठीक है, और यहां से फिर निकल जाते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आप कुछ इस तरह की संरचना देख पाएंगे। इसको पहले पूरा साफ कर देते हैं हम, ताकि आप इजीली देख सकें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इस पूरे पार्ट को हम इस तरह से एलेबोरेट कर दें तो कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई दे रही है, जहां चारों कोनों पर छोटे छोटे से खाली बॉक्स दिख रहे हैं आपको, जिनको क्या कहा जाता है, पोलन सैक कहा जाता है। इनके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब नीचे की तरफ आप क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो एक खांच है जो इस एंथर को बीच में से डिवाइड करती है, तो और ये 2 पार्ट बना देती है। जैसे एक पार्ट ये है और एक ये पार्ट है। ठीक है, और हर एक पार्ट में आपको 2 सेगमेंट दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर A और B है और यहाँ पर कौन सा है, C और D। इस बेसिस पर जो आपका एंथर है, इसे 2 टर्म दिए जाते हैं। कौन से टर्म दिए जाते हैं? एक तो हम कहते हैं द्विपालित। द्विपालित मतलब कि यहाँ पर 2 पालियां हैं, 2 साइड हैं, यहाँ पर एक ये वाली है और एक ये वाली है। फिर इसके लिए क्या कहा जाता है, द्विकोष्ठीय संरचना। द्विकोष्ठीय मतलब हर एक पाली में 2 भाग आपको दिखाई देंगे, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो इसलिए किसी भी एंथर को हम क्या कहते हैं, द्विपालित और द्विकोष्ठीय संरचना ये कही जाती है। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो अब हम ये इसी पार्ट पर आ गए हैं, परागकोश। परागकोश क्या है, द्विपालित मतलब बाइलोब्ड। ये जो आपको लोब दिख रहे हैं, एक इतना पार्ट ये है और एक इतना पार्ट कौन सा है, ये वाला है। ये दोनों बाइलोब्ड और द्विकोष्ठीय है। हर एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ हैं, जिनको क्या कहा जाता है, थीका कहा जाता है। तो डाइथीकस ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, परागकोश की पालियां एक बंध संयोजी द्वारा जुड़ी होती हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये 2 पार्ट, इसको कौन जोड़ रहा है, ये बीच में एक कनेक्टिव जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक परागकोश द्विपालीय और द्विकोष्ठीय संरचना है, जिनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, संयोजी या कनेक्टिव, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इस एंथर को हमने बीच में से कट किया और ऊपर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह की रचना हमारे सामने दिखाई देगी। तो इसमें अलग अलग पार्ट हैं, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन एक आपको टर्म दे दें सारे। जो सबसे बीच वाली स्ट्रक्चर है वो क्या है, कनेक्टिव है। फिर इसके बाद बहुत सारी संरचनाएं हैं, कोशिकीय संरचनाएं हैं इसके अंदर की तरफ, और सबसे अंदर की तरफ जो आप ये जिसको हमने क्या कहा है, कोष्ठ कहा है, ये आप देख रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स का या परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने अभी बात की है कि ये द्विपालित और द्विकोष्ठीय संरचना होती है। लेकिन जब भी आप बात करेंगे बायोलॉजी में बात करेंगे तो कई सारे अपवाद आते हैं, मतलब एक्सेप्शंस, जो चीज़ें मतलब जरा हटके होती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि द्विपालित और द्विकोष्ठीय संरचना होती है परागकोश, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि गुड़हल, जिसे हम चाइना रोज कहते हैं, या हिबिस्कस रोजस साइनेंसिस जिसका बॉटनिकल नेम है। इसके बाद भिंडी, जिसे हम क्या कहते हैं, फिंगर गार्ड कहते हैं। और इसके बाद मालवेसी जो फैमिली है, ये मालवेसी फैमिली के जो भी प्लांट्स होंगे वहां पर एंथर में एक अलग कंडीशन आपको देखने मिलेगी। वो कैसी होगी, मोनोथीकस कंडीशन आपको देखने मिलेगी। आप जनरली देख रहे थे अभी तक कि जो एंथर था वो कुछ इस तरह की संरचना थी, ये इस तरह की संरचना थी, लेकिन जो मोनोथीकस है उसमें कैसी होगी संरचना,
ये कुछ इस तरह की संरचना होगी जहां पर 2 पार्ट इस तरह से आपको दिखाई देंगे और यहां पर पार्ट कितने होंगे, टोटल 4। तो ये संरचना में थोड़ा अंतर आपको मिल सकता है कुछ प्लांट्स में, जिनके बारे में हमने बात की है। इसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं लघु बीजाणुधानी के बारे में। अब लघु बीजाणुधानी क्या होता है? लघु बीजाणुधानी मतलब एक ऐसा पार्ट है जहां पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं स्टेमिन के अंदर जो आपको 4 कोष्ठ दिखाई दे रहे थे, चारों कोनों पर जो आपको कोष्ठ दिखाई दे रहे थे उनको क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। और इसके नाम से क्या मतलब है? एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर लघु बीजाणु फॉर्म होते हैं। लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो कि आगे चलकर पॉलन ग्रेन बनाते हैं या परागकण बनाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये आगे जाके क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाएंगे, या इसको आप क्या लिख सकते हैं कि लघु बीजाणु से क्या बनाएंगे? परागकण का निर्माण करेंगे। तो ये लघु बीजाणु कहाँ पर निर्मित होते हैं? ये इन छोटी छोटी वृत्ताकार या गोलीय संरचनाओं में निर्मित होते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। तो आप एक एंथर में अगर देखें तो कितनी लघु बीजाणुधानियां होंगी? 4 लघु बीजाणुधानियां होंगी जहां पर माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं और ये आगे चलकर अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में पहुंचकर क्या बनाते हैं? परागकण निर्मित करते हैं, ठीक। तो परागकोश में चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं जो आगे चलकर परागकोष्ठ बनाती हैं। इनके अंदर परागकण भरे होते हैं, सीधी सी बात है। ये हमने एक स्ट्रक्चर लगाई हुई है, ये क्या है? लघु बीजाणुधानी की संरचना है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर कि ये है लघु बीजाणुधानी, तो यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी सारी सेल्स हैं और उन सेल्स के क्या नाम हैं वो सारी यहां पर आपको देखने मिल रही है, ठीक है। सबसे अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं टेपिटम लेयर है, फिर उसके अंदर सबसे अंदर की तरफ क्या भरा हुआ है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाएगी और उस माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। उसको कवर करने वाली लेयर है टेपिटम। उसके बाहर की तरफ मिडिल लेयर जिसे मध्य परत कहते हैं, एंडोथीसियम, और बाहर की तरफ जिसे अंतस्थीसियम भी कहते हैं हम, और एपिडर्मिस सबसे बाहरी जो त्वचा होती है उसको क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। तो अगर आप यहां से यहां नीचे अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये सारी स्ट्रक्चर आपको दिखती जाएंगी। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगी और अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, फिर इसके बाद बीच में एक मोटी सी लेयर आएगी जिसे क्या कहा जाएगा? मिडिल लेयर। और इस पॉलन सैक को कवर करने वाली जो लेयर है वो क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। और सबसे अंदर की तरफ क्या फॉर्म होते हैं? माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो आगे चलकर लघु बीजाणु फॉर्म करेगी या निर्मित करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की अपनी, मतलब लघु बीजाणुधानी की संरचना की ही बात कर रहे हैं हम। बाहर से अंदर की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो क्या क्या हमें दिखाई देता है? जैसे हमने कहा बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ये सबसे बाहरी लेयर जो आपको दिखाई दे रही है ये एपिडर्मिस है, जो कि एपिडर्मल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई एपिथेलियल सेल्स, जिनको उपकला कोशिकाएं भी कहा जाता है, इनकी बनी हुई एक पतली सी संरचना होती है जो पूरे एंथर को कवर करने का काम करती है। सबसे बाहरी सिंगल लेयर्ड वॉल होती है ये, मतलब एक एक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई पूरी की पूरी जो वॉल आपको दिख रही है ये रेड कलर से, ये क्या है? एपिडर्मिस है। फिर इसके बाद आप जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर की तरफ ये क्या बनाएगा? अंतस्थीसियम बनाएगा, जिसे क्या लिखा गया है? एंडोथीसियम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ये भी एक सिंगल लेयर्ड वॉल होती है, मतलब यहां पर भी एक एक कोशिकाएं होती हैं। अगर इसका हम कलर बदल दें, ठीक है, तो ये आपको ग्रीन कलर से जो लेयर दिखाई दे रही है अंदर की तरफ, ये क्या है? एंडोथीसियम है। अब इसकी विशेषता क्या है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो बाहर वाली एपिडर्मिस है वो बनी होती है एपिथेलियल सेल्स की, जो अंदर वाली है एंडोथीसियम, ये काय की बनी होती है? ये कॉलमनर सेल्स की बनी होती है, मतलब स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की बनी हुई ये लेयर होती है। अब स्तंभाकार कोशिकाओं की विशेषता क्या है कि ये साइज में ऐसी बहुत लंबी लंबी होती हैं, लेकिन इनकी विड्थ बहुत कम कम होती है। तो इस तरह की कोशिकाएं जिनमें केंद्रक भी बहुत लंबे होते हैं, ये क्या कहलाती हैं? स्तंभाकार कोशिकाएं कहलाती हैं, और इनमें कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा
फिल्ड होता है। तो इस तरह की जो कोशिकाएं हैं उनसे निर्मित होती है अंतस्थीसियम। ठीक है, फिर अंदर की तरफ जैसे ही हम जाएंगे एंडोथीसियम से और अंदर की तरफ हम जाएंगे तो 4 से 5 लेयर, या कह सकते हैं कि 4 से 5 कोशिकाओं की एक लेयर बनती है, बहुत मोटी लेयर होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मध्य परत बिल्कुल बीच में है और बहुत ज्यादा थिक होती है ये। तो ये अंतस्थीसियम मतलब एंडोथीसियम और टेपिटम को जोड़ने का काम करती है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करती है कौन, मध्य परत। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ये जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर ब्लू कलर से जो आप सेल्स देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी सेल्स कौन सी हैं, ये सारी की सारी सेल्स बनाती हैं मिडिल लेयर। चारों कोनों पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे अंदर और हम पहुंच गए तो ये क्या बनाएगा, टेपिटम लेयर है। टेपिटम लेयर को आप कैसे समझ सकते हो, इसके लिए हम एक और कलर यूज करेंगे, ब्लैक कलर की जो आपको बाहर वाली लेयर दिख रही है सबसे, ये सबसे बाहर वाली सिंगल लेयर, ये इसको हमने ग्रीन कलर से क्या किया है, हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या कहलाती है, टेपिटम कहलाती है। अब इसका काम क्या है, अगर हम और अंदर की तरफ जाएंगे तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं बहुत सारी, जो आगे चलकर माइक्रोस्पोर को फॉर्म करेंगी या और आगे चलकर मैच्योर पोलन ग्रेन बनाएंगी। ठीक है, तो जो भी सेल डेवलप होगी अंदर की तरफ उसके लिए नॉरिशमेंट की जरूरत होगी, मतलब उसे पोषण की जरूरत होगी। तो इसके लिए पोषण कौन प्रोवाइड कराएगा, कौन प्रदान करेगा, उन्हें ये पोषण प्रदान करेंगी ये टेपिटम सेल्स, जो बाहर की तरफ सिंगल लेयर जिसने बनाई हुई है, वो इनको पोषण प्रदान करने का काम करेंगी जब तक कि ये परागकण के तौर पर निर्मित नहीं हो जाते और यहां से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक ये उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो यहां पर आपको 4 लेयर्स दिख रही हैं, बिल्कुल कॉन्सिक्वेंट हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ जाते जाएंगे आप। सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा है, अंदर की तरफ अंतस्थ त्वचा है, फिर मध्य परत है, फिर टेपिटम है और फिर क्या कहेंगे हम इसके लिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर लिख सकते हैं, एक छोटा सा ऑर्डर हम लिख सकते हैं, सबसे बाहर की तरफ जो होगी वो कौन सी होगी, बाह्य त्वचा होगी। यहां पर सबसे बाहर क्या है, बाह्य त्वचा लिख सकते हैं हम। फिर इसके बाद ये क्या कहलाएगी, अंतस्थीसियम जिसे हम कहते हैं, या अंतस्थ त्वचा कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है। फिर इसके बाद और अंदर जाएंगे तो क्या बनाएगा, मध्य परत बनाएगा। फिर इसके बाद और अंदर जाएंगे तो क्या बनाएगा, टेपिटम बनाएगा। और सबसे अंदर की तरफ क्या बनाएगा, मात्र कोशिकाएं। कौन सी मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो आगे चलकर क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये 5 लेयर आपको बाहर से अंदर की तरफ जाने पर मिलेंगी। एक और यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे क्या कहा गया है, कनेक्टिव। कनेक्टिव वही पार्ट जो जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि एंथर के नीचे फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जो एंथर को पुष्प से जोड़ने का काम करता है। तो फिलामेंट भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा ना, तो फिलामेंट यहां पर जुड़ा होता है एंथर से बिल्कुल बीच में नीचे से। और कौन सी संरचना के थ्रू, एक स्टीराइल संरचना, मतलब बंध संरचना जिसका और कोई काम नहीं है, ये क्या कहलाती है, कनेक्टिव या संयोजी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 एलिमेंट होते हैं सबसे, ये पूरा का पूरा चारों तरफ से ये आप जो देख रहे हैं वो क्या है, एंथर है, बीच में ये कनेक्टिव है और इस कनेक्टिव से नीचे की तरफ ये फिलामेंट अगर निकल जाए ऐसा, तो ये क्या है, फिलामेंट, और आगे जाके ये जुड़ जाएगा, कैसे, पुष्प से ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह ये लघु बीजाणुधानी की संरचना आप यहाँ पे देख रहे थे। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो गई। ठीक है, बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो गई, किस फॉर्म में, लघु बीजाणु के फॉर्म में। ये धीरे धीरे मैच्योर होती जाएंगी, परिपक्वन मिलेगा, क्योंकि इनको खाद्य पदार्थ मिल रहा है किससे, टेपिटम से। टाइम के साथ ये डेवलप होती जाएंगी। जब ये डेवलप होती जाएंगी तो ये क्या बना लेंगी, परागकण बनाएंगी। अब यहाँ पर परागकण इनका बन चुका है तो क्या करेंगी, अब इनका रुकने का कोई काम है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ से ये बाहर जाने की कोशिश करेंगी, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। लेकिन कैसे निकलेंगी, पूरी तरह से ढकी हुई हैं। तो ये सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं ये आगे चलकर फट जाती हैं। जो आप बाहर की लेयर्स देख रहे थे ना, ये पूरी लेयर यहाँ पर डिजॉल्व हो गई। इस तरफ भी आप पूरी लेयर देख रहे हैं कि डिजॉल्व हो चुकी है। अब परागकण अंदर निर्मित हो चुके हैं तो ये यहां से कहां जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे और हवा के थ्रू लिबरेट हो जाएंगे एनवायरनमेंट में या फैल जाएंगे, ताकि ये परागण की क्रिया कर सकें या पॉलिनेशन कर सकें। पॉलिनेशन में क्या होता है, ये जो परागकण है
ये पहुंचते हैं स्टेमिन से, या कह सकते हैं एंथर से ये पहुंचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। तो अगर हम बिल्कुल संक्षेप में कहें कि परागण क्या है, परागकोश से वर्तिकाग्र की तरफ पराग कणों का गति करना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो पहले क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए, मतलब लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु मैच्योर होकर, परिपक्व होकर इन्होंने बनाया क्या, परागकण ने निर्मित किए। अब यहां से बाहर की कोशिकाएं ये फूट जाती हैं और यहां से परागकण निकल जाते हैं। तो अब इसे क्या कहा जाता है, एक स्पेशल टर्म दिया जाता है इसके लिए, डेhiscence, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ मैच्योर डिहाइज्ड एंथर। एंथर क्या हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, और अब यहां से ये कोशिकाएं फूट जाती हैं। इनको आप क्या कह सकते हो कि परागकणों का परिपक्वन होने के बाद जो अवस्था यहां पर दिखाई दे रही है। तो वही बात है, हमने अभी बात की थी बाह्य त्वचा के बारे में। सबसे बाहरी स्तर होता है अंतस्थीसियम, परागकोश के स्फुटन में सहायक है। स्फुटन मतलब यहां से पहले अंतस्थीसियम ही ब्रेक होगी और धीरे धीरे सारी की सारी कोशिकाएं आपस में टूटती जाएंगी और यहां पर एक गैप प्रोवाइड करेंगी ताकि अंदर से पोलन ग्रेन बाहर निकल सकें। जो पूरी प्रक्रिया है ये परागकण के बाहर निकलने की, इसको हम क्या कहते हैं, स्फुटन कहते हैं। स्फुटन कहां से होगा, परागकोश से। परागकोश फूट जाएगा और बाहर की तरफ कोशिकाएं निकल जाएंगी। फिर मध्यपर्त 1 से 3 कोशिका मोटा होता है। अभी हमने बात की थी कि इसकी लेयर्स जो है वो मोटी होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं यहां पर होती हैं। फिर इसके बाद टेपिटम, जो परागकणों को पोषण उपलब्ध कराने का काम करता है। तो ये एक इनके बारे में जनरल आइडिया है कि ये हर लेयर किस तरह से बनी हुई है या क्या काम करती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक के बारे में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अभी हम बात कर रहे थे काय के बारे में, लघु बीजाणु धानी के बारे में। एक ऐसी संरचना जहां पर लघु बीजाणु निर्मित होते हैं, लेकिन कैसे निर्मित होते हैं, तो वो निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन हम कहते हैं, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो भी बीजाणु हैं वो कैसे हैं, साइज में छोटे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। और उनकी किसी भी चीज के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, जेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहां पर होता क्या है कि जो आप अंदर की तरफ कोशिकाएं देख रहे हैं, जैसे हमने बात की थी ना पोलन सैक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। हर एक जो सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है, और एक हर सेल परागकण को निर्मित कर सकती है। हर कोशिका परागकण को निर्मित करने में सक्षम है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की बात की है क्योंकि हमने कहा था कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा या जब भी युग्मक निर्माण होता है लैंगिक प्रजनन में, तो वो किस विधि से होता है, वो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खासियत क्या है कि किसी भी कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वो 4 कोशिकाओं को निर्मित करता है। 4 कोशिकाएं निर्मित होंगी, और अगर यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2n है, मतलब द्विगुणित है, तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, मतलब आने वाली सारी की सारी कोशिकाएं आगुणित निर्मित होंगी। तो ये सारी प्रोसेस कहां चल रही है, परागकोश के अंदर चल रही है। जैसे मान लो हमने कहा कि एक कोशिका है हमारे पास, एक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका हमने इसको कहा, या आप इसको क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट हम इसे कह सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है मियोसिस फर्स्ट, मतलब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। जो भी अर्धसूत्री विभाजन है ये 2 स्टेप में होता है, मतलब पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो पहले अर्धसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये अंदर की तरफ आप जो देख रहे हैं 2 केंद्रक निर्मित हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक बार और डिवीजन होगा, एक बार और विभाजन होगा, और क्या कहलाएगा ये, मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इसके बाद 4 कोशिकाएं अंदर की तरफ निर्मित होंगी, या इनको आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियाई, क्योंकि केंद्रक विभाजन हो रहा है, यहां पर इस तरह कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। आगुणित केंद्रक यहां पर निर्मित हो रहे हैं, और चारों एक स्पेशल संरचना बनाते हैं, विशिष्ट संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टेट्राड, मतलब चारों के चारों जुड़े हुए। अब ये जो चारों आपको केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु इनको कहा जाता है।
ये क्या करेंगे, आगे चलेंगे, विकास होगा इनमें, ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हर एक माइक्रोस्पोर या हर एक लघु बीजाणु निर्मित होगा परागकण के तौर पर। परागकण जो कि आगे चलकर फर्टिलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है या मेल गैमेट को फॉर्म करने का काम करता है। अगर हम इस पूरी प्रोसेस को और डिटेल में जाके देखें तो यहां पर हमें समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं या पूरी प्रोसेस में होता क्या है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहां पर एंथर जो जिसकी हम बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है स्टेमिन की, या जैसे हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर चारों कॉर्नर पर आप देख रहे हैं कि यहां पर पोलन सैक है, पोलन सैक जिसके अंदर पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे। हमने मान लिया कि कोई एक कोशिका है, हमने इस कोशिका को उठा लिया। अब हम इस कोशिका को क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोरोसाइट कह रहे थे, या आप इसका एक और नाम चाहें तो क्या कह सकते हैं, मात्र कोशिका। कौन सी मात्र कोशिका है ये, लेकिन ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, तो हमने एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहां से उठा ले। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट मतलब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बाद दो केंद्रक यहां पर अंदर की तरफ बनेंगे और इनके पास जो क्रोमोसोमल कंडीशन होगी वो होगी स्मॉल n, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसके बाद इन दोनों केंद्रकों में फिर से एक विभाजन होता है जिसे कहते हैं मियोसिस सेकेंड। कंफ्यूज होने की यहां पर कोई बात नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मियोसिस 2 बार हुआ है, जबकि ये मियोसिस की ही एक प्रोसेस है। कोई भी जो मियोसिस प्रोसेस है या अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 चरणों में होता है, वो कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो यहां पर वो विभाजन हुआ है और 4 केंद्रक निर्मित हुए हैं। ये चारों जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम टेट्राड कहते हैं। ये आगे चलकर ये देखिए, ये टेट्राड बने हुए हैं, चारों के चारों जुड़े हुए हैं। ये आगे इनमें से रिलीज हो जाएंगे, हर एक अलग अलग हो जाएगा एक दूसरे से, अभी तक जुड़े हुए थे, ये आगे चल के अलग हो जाएगा और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोर में कई सारे चेंजेस होते हैं, मतलब जैसे कि जो केंद्रक है वो विभाजित हो जाता है, 2 कोशिकाएं और बन जाती हैं इसमें। इसके अंदर साथ ही साथ जीव द्रव्य निर्माण जैसी चीजें बाहर की तरफ लेयर फॉर्म हो जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम परागकण की संरचना पर जाएंगे। तो ये आगे चलकर क्या बनाएगा, ये आगे चलकर एक क्या कहते हैं, परागकण का निर्माण करेगा। पूरा मैच्योर परागकण या परिपक्व परागकण का निर्माण करता है ये। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो परागकण हैं ये दोनों आप इस जगह पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे वर्तिकाग्र पर, क्योंकि परागण की प्रक्रिया होगी पॉलिनेशन, और उसके थ्रू ये कहां पर जाएंगे, वर्तिकाग्र के भाग पर जाकर बैठ जाते हैं और यहां से जर्मिनेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसके बारे में ये अभी हमारा कंसर्न का टॉपिक नहीं है और ये भी नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि इनके अंदर जो विभाजन प्रक्रिया होती है उससे लघु बीजाणु कैसे निर्मित होते हैं और आगे चलकर ये क्या बनाते हैं, परागकण। तो एक बार और अगर हम इसको क्विक रिवाइज करें तो एंथर है, एंथर के चारों कोनों पर आपको क्या मिलेंगी, पोलन सैक मिलेंगी जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। हर एक कोशिका विभाजन कर सकती है और वो कौन सा विभाजन करती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करती है और बनाती है 4 को आगुणित केंद्रक जिनको कहा जाता है टेट्राड या चतुष्क जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये आगे चलकर माइक्रोस्पोर रिलीज करेगा, हर एक मतलब यहां से अलग हो जाएगा और डेवलप होगा किस फॉर्म में, परागकण के फॉर्म में ये निर्मित होता है। अब परागकण में भी अलग अलग केंद्रक होते हैं, यहीं पर परागकण के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ पर परागकण विकसित होगा, जो भी उसमें केंद्रक विभाजन या कोशिका विभाजन हो सकता है वो होगा, उसकी जो परतें हैं वो निर्मित होंगी यहाँ पर, और फिर इसके बाद ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, कहां पर, वर्तिकाग्र पर, और यहां पर फिर अंकुरित होगा, मतलब जर्मिनेट होकर अपने गैमीट को आगे भेजने का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं और हर एक कोशिका विभाजन कर सकती है और क्या बना सकती है, लघु बीजाणु। मतलब एक कोशिका से 4 पोलन ग्रेन फॉर्म हो रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर कोशिकाएं हैं, इसीलिए जो आगे चलकर परागकण निर्मित होंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, हजारों में यहाँ पर संख्या होती है। एक छोटे से पार्ट में ये हजारों की संख्या में निर्मित हो सकते हैं और वहां से फिर ये रिलीज होते हैं या स्वतंत्र होते हैं और पहुंचते हैं परागकण के तौर पर वर्तिकाग्र पर या पुष्प के ऊपरी भाग पर। ठीक है, तो ये पूरी ये आइडिया है किसके बारे में, जो लघु बीजाणु हैं उसके निर्माण में, या जो भी हमने बात की है अभी तक नर जननांग के बारे में कि जो नर जननांग है उसे क्या कहते हैं हम, पुंकेसर या स्टेमिन कहते हैं। 2 पार्ट से ये मिलकर बना होता है। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है, एंथर या परागकोश। जो दूसरा पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तंतु या फिलामेंट। दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, संयोजी या जिसे हम कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये जो फिलामेंट है नीचे की तरफ जाकर पुष्प से जुड़ जाता है। अब अगर हम बात करें एंथर के बारे में, तो एंथर एक काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपने आप में मानी जा सकती है। बाहर से अंदर की तरफ आप जाएंगे तो आपको 5 मेन पार्ट्स मिलेंगे। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है या बाह्य त्वचा कहलाती है, जो कि एक कोशिकीय होती है। उसके जैसे ही अंदर आप जाएंगे क्या मिलेगा, एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम जिसको कहते हैं। ये क्यूबॉइडल या स्तंभाकार कोशिकाओं से बनी हुई एक परत है। उसके और अंदर की तरफ एक मिडिल लेयर होती है जहां पर कोशिकाओं की बहुत सारी परतें होती हैं, लगभग 4 से 5 परतें यहां पर होती हैं। और अंदर की तरफ एक आपको संरचना मिलेगी जिसे क्या कहते हैं, टैपिटम, एक कोशिकीय संरचना। ठीक है, एक कोशिकीय मतलब पूरी लेयर बनाएगी। और अंदर की तरफ आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे पोलन ग्रेन बनने के लिए सेल्स पड़ी होंगी वहां पर। तो वो स्ट्रक्चर जो इन सेल्स को जगह देता है वो क्या कहलाता है, लघु बीजाणुधानी कहलाता है। और चारों कोनों पर जो आप एंथर देख रहे हैं मतलब परागकोश देख रहे हैं, उसके चारों कोनों पर ये व्यवस्थित होती हैं और उनके अंदर कई कोशिकाएं होती हैं। धीरे धीरे इनमें विकास होता है, कोशिका विभाजन होता है और ये क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु बनाती हैं। लघु बीजाणु से परागकण बनाती हैं। जब ये परागकण पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो इस परागकोश का स्फुटन होता है, मतलब ये फूट जाते हैं। ठीक है, ये फूट जाएंगे और परागकण बाहर हवा में निकल जाएंगे। यहाँ से हवा से जाके ये कहाँ जाएंगे, फीमेल पार्ट के पास जाएंगे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं।